उन्होंने ये क्लेम किया, उन्होंने अपना ये एनालिसिस दिया कि उन्हें ये लगता है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स का शराड है, यानी जो ड्रामा है, इसका बुनियादी तौर पर एक मकसद है कि किसी न किसी को ऐसा क्रैक किया जाए, डरा धमका के उसको एक स्टेट अप्रूवर बनाया जाए, यानी वादा माफ गवाह, जिसको सुल्तानी गवाह कहते हैं, वो बनाया जाए, जो ये कहेगा कि ये जो कुछ भी हुआ मई 9 को, ये इमरान खान का स्क्रिप्ट था, ये इमरान खान का प्लान था, और फिर इमरान खान के ऊपर मिलिट्री कोर्ट में एक मुकदमा चलाया जाए और इमरान खान को बहुत देर तक जेल में डाल दिया जाए। और उसमें उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी। उन्होंने कहा कि क्योंकि 150 के करीब जो उन्होंने मेरे खिलाफ केसेस बना रखे हैं, लेटेस्ट वो अलकादा ट्रस्ट का भी था, उससे कुछ वो चल नहीं पा रहा, बिकॉज वो केसेस जब अदालतों के सामने जाते हैं तो वो कमजोर पड़ जाते हैं, वो कोलैप्स हो जाते हैं, इनका मकसद जो है मुझे देर तक बंद रखने का, वो हल नहीं हो रहा। इसलिए मुझे लगता है कि ये सारा का सारा ड्रामा जो है वो इस मकसद के तहत किया जा रहा है। बड़ा सीरियस और ग्रिम उनका फेस एक्सप्रेशन था। ही वाज वेरी काम एंड वेरी कंपोज्ड, बट सीरियस और ग्रिम उनका फेस एक्सप्रेशन था। 2-3 घंटे पहले रॉयटर ने खुद ये वाला टुकड़ा जो है इसे उन्होंने ट्वीट किया, और उस वक्त तक बहुत कम लोगों ने उसे देखा था। मैंने उसे रिट्वीट भी किया और मैंने उसके ऊपर एक कोट ट्वीट भी लिखा है। उसी चीज को मैंने एम्फसाइज किया कि बुनियादी तौर पर इमरान खान इस टुकड़े के अंदर क्या कह रहे हैं। अब याद रहे कि कुछ दिन पहले, अच्छा की बात को इतनी हवा में भी नहीं है, खाली कोई इमरान खान साहब का एनालिसिस नहीं है, चंद दिन पहले मैंने भी ऐसा ही एक एनालिसिस किया था, जब मैंने फयाजुल हसन चौहान गालिबन उनका नाम था, जो पीटीआई के लीडर, पंजाब में 2 दफा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, और हमेशा ही बड़ी वो एक अजीबो गरीब पर्सनैलिटी थे। जिस तरह से वो बात करते थे, वो पर्सनैलिटी थे ही बहुत अजीबो गरीब, उनमें उनके मिजाज में कभी भी कोई ठहराव नहीं था। वो जो अंग्रेजी जुबान में कहते हैं मैनी किस द हैंड्स दे विश टू कट ऑफ, ये बड़ा मशहूर प्रयोग है। मैनी किस द हैंड्स, ये बादशाह के बारे में होता था कि मैनी किस द हैंड्स दे वांट दे विश टू कट ऑफ, इंग्लिश का बड़ा मशहूर फ्रेज है। तो मैं जब भी फयाजुल हसन चौहान साहब को देखा करता था, तो मुझे वो भी, उसके अलावा भी बड़े और ऐसे लोग हैं पीटीआई के अंदर, ये पूरी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है वो भरी पड़ी है मैनी किस द हैंड्स दे विश टू कट ऑफ, तो मुझे वो फीलिंग उनके बारे में होती थी। और चंद दिन पहले जब वो निकले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी लोगों ने भी की रोते रोते, लेकिन इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से ये क्लियरली लग रहा था कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो इमरान खान के कहने के ऊपर हुआ। हालांकि इमरान खान उस वक्त जेल में थे, लेकिन इन्होंने ये इंडिकेशन दी कि गुज़श्ता कई दिनों से मीटिंग्स में इमरान खान इस किस्म का एक प्लान बना रहे थे, उसे एनकरेज कर रहे थे, और फॉर्ब्स के बारे में जो बहुत ज्यादा फीलिंग पाई जाती है, उसे डायरेक्टली तौर पर इमरान खान ने एनकरेज किया। ये अभी की बात नहीं है, ये जो तस्वर है ये फौजी असरान के जहनों में बहुत देर से चल रहा है। मार्च में अभी हुकूमत गिरने में भी कोई, आप कह लें मार्च का आखिरी हफ्ता होगा, कि बहुत सीनियर आर्मी ऑफिसर जो है अभी भी वो सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और बहुत खिलाफ है इमरान खान के। उनसे मेरे मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे थे, मैंने उनको अपना कोई वीलॉग भेजा। उस जमाने में वो जमाना था पाकिस्तान का जब मैं अपने वीलॉग्स पूरी फौज के जनरलों को भेजा करता था, तो मैंने अपना वीलॉग उनको भेजा, तो उन्होंने बहुत सख्त कमेंट्स लिखे इमरान खान के बारे में कि इमरान खान ने फौज के साथ जो किया है वो हिंदुस्तान भी नहीं कर सका। उन्होंने लिखा, ये मार्च की बात हो रही है, मार्च 2022 में, वो हिंदुस्तान नहीं कर सका, और हम जो इमरान खान ने हमारे साथ कर दिया और हमारे खिलाफ नफरत पैदा कर दी है, और ये सब कुछ कर दिया। तो मैंने उनको जवाब में लिखा, मैंने कहा कि सर ऐसा नहीं है जान साहब, इमरान खान ये हालात की वजह से हो रहा है। और उन्होंने कहा मतलब ट्विटर की कैंपेन है, इमरान खान जाती तौर पर ट्विटर कैंपेन हमारे खिलाफ चला रहा है। तो मैंने कहा ये इमरान खान नहीं चला रहा, ये एक जज्बात इस किस्म के पैदा हो गए हैं, जज्बात बिखर गए हैं, और जो एक्शंस हुए हैं और जो पॉलिटिक्स डिस्टर्ब है इस मौके पे, तरीके से मैंने लिखा जा रहा है, मुझे अपनी जिंदगी अजीज थी, तो उसका ये उसकी वजह से हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक इदारा है और हमें हर चीज का पता है, और हमें पता है कि क्या हो रहा है। तो मैंने उनको कहा कि पब्लिक इस तरह से सोचती है, उन्होंने कहा पब्लिक मैटर नहीं करती, हमें पता है कि पब्लिक के साथ कैसे डील करना है। जब मैंने इतनी खौफनाक लेवल की एरोगेंस देखी, तो मैंने कहा बिल्कुल सही कहते हैं, और अल्लाह खैर करे, और पाकिस्तान के हाल भी अल्लाह खैर करे। मैं तो सर निकल आया फ्रॉम द बदनसीब रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन बदनसीब रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है बाय द वाइज पीपल एंड द अकलमंद पीपल एंड द पावरफुल पीपल, वो आप सबके सामने है। और मैं से आप में से आई एम श्योर कि अब कभी मेरी यानी दोबारा उनसे मुलाकात हो जान साहब से, तो मैं उनसे पूछूंगा कि अभी भी आपका ख्याल है कि जो कुछ पब्लिक की फीलिंग्स हैं ये सिर्फ इमरान खान ने पैदा की। लेकिन 1977-79 के अंदर जनरल जियाउल हक की हुकूमत ने भी इसी तरह से जब एक केस बनाया जो बन नहीं सकता था, बहुत मुश्किल केस था जनरल जुल्फिकार अली भुट्टो पे, तो उन्होंने भी एक वादा माफ गवाह ढूंढा था। मसूद महमूद उसका नाम था, जो मेरा ख्याल है डायरेक्टर जनरल के डायरेक्टर ऑपरेशन रहा था फेडरल सिक्योरिटी फोर्स एफएसएफ का। इल्जाम ये था कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने एफएसएफ को इस्तेमाल किया नवाब कसूरी को कत्ल करने के लिए। मारने का मकसद तो अहमद रजा कसूरी साहब थे, लेकिन टारगेट जो है नवाब कसूरी, उनके वाले साहब की डेथ हुई, जिसकी एफआईआर भी कटाई थी अहमद रजा कसूरी ने। बहुत मशहूर केस है पाकिस्तान की तारीख में, आप इसे जितने भी लोग पाकिस्तान की तारीख के मुबसर हैं या उसके ऑब्जर्वर हैं, आप इससे वाकिफ हैं, जो लेकिन नौजवान है शायद उनको ना पता हो। तो वादा माफ गवाह मसूद अहमद जो थे वो वादा माफ गवाह बने, सुल्तानी गवाह बने। और ये दुनिया की तारीख में ये पहला कॉमन लॉ की हिस्ट्री में पहला केस था जहां एक स्टेट अप्रूवर और सुल्तानी गवाह, जिसके ऊपर खुद इल्जाम था, जो एक तरह से एक्यूज था, जिसने इनफैक्ट वो अकॉर्डिंग टू द प्रोसिक्यूशन वो पूरी मर्डर की कॉन्स्पिरेसी उसी ने हैच की थी। उसने ये कह दिया कि मैंने फलां बंदे के कहने के ऊपर की थी, और जुल्फिकार अली भुट्टो और 4 और एफएसएफ के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, जो पुलिस ऑफिसर थे बेसिकली, उनको सजाए मौत हुई, और मसूद अहमद जो थे उनकी जान जो है वो बच गई। अब खैर वो वाले हालात अल्लाह करे नहीं है। वैसे तो हमने पाकिस्तान में ये सोचा था कि पाकिस्तान के हालात बदल गए, मैं उन नसीबों में, बेवकूफों में, अहमकों में, इडियट्स में शामिल हूं, जिसने हमेशा ये सोचा था कि आज पाकिस्तान ने बहुत सियासी सफर तय कर लिया है 50 बरस में, आज ये वो पाकिस्तान नहीं है, ये बन नहीं सकता, ये उस लेवल पे रिग्रेस नहीं कर सकता, ये उतना इसको जवाल नहीं हो सकता, इसका माइंड उतना कोलैप्स नहीं कर सकता जितना कि 50 बरस पहले पाकिस्तान के हालात थे। लेकिन अब तकदीर हमें ये बता रही है कि 50 बरस के बाद भी पाकिस्तान के ज़हनी हालात जो हैं वो उसी किस्म के हैं। और मासवा इसके प्रिंसिपली तौर पर जो एक मिडिल क्लास है, पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है, जो शहरों में है, उसके अलावा जो पाकिस्तानी डायस्पोराज हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर, कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, बरतानिया के अंदर, यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में, वो आवाज उठा सकते हैं। मुझे एक साहब ने मुझे टेक्स्ट किया या उन्होंने लिखा, कमेंट लिखा था शायद
इसी यूट्यूब के चैनल पे कि आप मशरक़ी वस्ता के डायस्पोरास का जिक्र नहीं करते, क्योंकि हम बहुत बड़ी तादाद में हैं और हम सबसे ज़्यादा बुरी तरह से इफेक्टेड है, बिकॉज अमेरिका और कनाडा के लोगों को वापस नहीं जाना, उनकी मजबूरी नहीं है, हमें तो वापस पाकिस्तान जाना ही है, चूंकि मशरक़ी वस्ता में शहरियत नहीं मिलती है। तो आप ये नहीं बताते कि हम क्या कर सकते हैं। मैं उसका क्या कहूँ कि आप क्या कर सकते हैं। आप एक शुरता कंट्रोल्ड सिस्टम के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, जहां आप सिर्फ रोजगार की तलाश में आए हुए हैं, आपको कोई बुनियादी इंसानी हकूक उन्होंने दिए ही नहीं। आपके पास सिर्फ उतने ही इंसानी हकूक हैं जितने एक इंसान से काम करवाने के लिए, डरा धमका के उसको एक सिस्टम में रखने के लिए आपको उन इंसानी हकूक का पता ही नहीं है जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर, जहां आप बाहर से आए और अमेरिकन पुलिस और अमेरिकन फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपको हर महीने आके बताए और रिपोर्ट करे और आपको बताए कि वो देख रही है सूरत हाल को। इस किस्म के हकूक आपको कहां मिल सकते हैं? इसे कहते हैं मशरक़ी वस्ता के अंदर। तो आप लोग कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। आप चीजों को अंडरस्टैंड आप जरूर कर सकते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस व्लॉग में मजीद इसके हवाले से भी बात करूंगा। पहले हम देख लें कि अभी हो क्या रहा है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है जहां इमरान खान को जेल में डालने का मंसूबा है, जैसा कि इमरान खान कहते हैं, इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। ये ऑल डिपेंड करता है कि अब पाकिस्तान की जो बार एसोसिएशंस हैं, जो जुडिशियल सर्कल्स हैं, जो मीडिया है, अभी तो सब मरे हुए हैं, लेटे हुए हैं, लेकिन अगले चंद दिनों में अगर उनमें कोई जान पड़ती है, कोई उनको होश आती है, अभी तो उनको प्रोपोफॉल लगा हुआ है, ज़ैनक्स लगी हुई है, क्लोरोफॉर्म लगी हुई है, लेकिन जब उठेंगे इस 9 मई का जो ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है, जब इसके ऑरा से लोग रिकवर करेंगे, आगे पीछे देखेंगे, उनको कुछ समझ आएगी कि हमारे साथ क्या ड्रामा हुआ है, तो हो सकता है वहां पर एक रेजिस्टेंस डेवलप करे और फिर उसके बाद खास करके अमेरिकन पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो इश्यूज को कैसे फ्रेम कर सकता है। यहाँ पर भी प्रॉब्लम यह है कि अमेरिकन पाकिस्तानी डायस्पोरा नया ही बेसिकली सियासत में खुदा है। इससे पहले तो अमेरिकन पाकिस्तानी डायस्पोरा को महज इस्तेमाल किया गया गुज़िश्ता 30 बरस में पाकिस्तान की रियासत की एलीट्स के जो अपने उनके मंसूबे होते थे या उनके जो इंटरेस्ट होते थे, नहीं देखें, या कश्मीर पे इस्तेमाल किया गया या कि हम पे सैंक्शंस लगने लगी, और अक्सर उनको उन चीज़ों का ताल्लुक जो है वो वजारत दिफा के मामला से था, फौज के मामला से था, हमारे F-16 ना रुक जाए, हम पे फलां सैंक्शन ना लग जाए। कभी पाकिस्तान के इंटरेस्ट में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो है उसने अपनी आवाज़ नहीं उठाई। आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा लोग जो इसमें एक्टिव रहे हैं 80s 90s में अब तक रहे हैं इन्वेस्टर्स के साथ, उनको बहुत ये बात मेरी बुरी लगेगी। मुझे आप माफ कर दें, मैं एनालिस्ट हूं, मैं एक एनालिसिस की बेसिस पे बात करता हूं। आपको यूज किया गया है छोटे छोटे मकासद के लिए, आप कभी पाकिस्तान के लिए नहीं इस्तेमाल हुए। आपका बुनियादी मकसद ये था कि हम पाकिस्तान जाएं तो हमें प्रोटोकॉल मिले, हमें कोई एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए आ जाए, कोई हमारा बैग उठा ले, कोई हमारे जमीन के जो मसले मसाइल हैं वो फलां अफसर जो है वो सेटल कर दे, या हमें एम्बेसी के अंदर हमें बुलाया जाए। और यही आपकी भी थिंकिंग थी, यही आपका भी विजन था। तो पाकिस्तान की कोई अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर थी ही नहीं। तो जब पाकिस्तान की कोई अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर थी ही नहीं तो आपने क्या सर्व करना था? तो ये तो अभी नया आपको होश आया है और आप उसमें उठे हैं। उसमें से भी जो पुराने लोग हैं जिन्होंने अपने रियासत के साथ ताल्लुकात बड़े रखे हुए हैं, जिनको प्रोटोकॉल चाहिए, जिनके पाकिस्तान में बिजनेसेस हैं, वो नहीं बोलते, उनमें हिम्मत नहीं है, उनमें मॉरल करेज नहीं है। और बल्कि अब पाकिस्तान की जो रिजीम है, खुंता, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में जिस तरह की हुकूमत है, इसके लिए लफ्ज हुकूमत ना इस्तेमाल करें, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, ये छोटी छोटी वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस तरह से रोनाल्ड रेगन ने सोवियत यूनियन को उसने एक रोग एम्पायर या समथिंग उसका नाम उसने रखा हुआ था, इविल एम्पायर। ये जो टर्मिनोलॉजी होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो पाकिस्तान में जो हुकूमत है उसकी कोई बूदो बाश हुकूमत की है नहीं, उसकी कोई खुशबू हुकूमत की नहीं है। अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट को वो नहीं मानती, कोर्ट्स को वो नहीं मानती, दो हुकूमतें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तो वैसे ही बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे काम करेंगी। तो उसके लिए जो राइट टर्म है वो स्पेनिश का वर्ड है हुंता, JUNTA। हुंता होता है पॉलिटिकल या मिलिट्री ऐसी लीडरशिप जो कब्जा कर लेती है किसी रियासत के ऊपर और फिर अपने किसी प्लान के तहत उस रियासत को लेकर चलती है। तो ये जो पाकिस्तान में हुंता बैठी हुई है, अब इसने एक नया शोशा छोड़ा हुआ है गुज़िश्ता चंद दिनों से, जो इन्होंने किया है 9 मई को, उसके जितने मल्टीपल यूजर्स निकले हैं 9 मई के, उससे जितने फायदे ये उठा रहे हैं, उससे ही क्लियर हो जाता है कि 9 मई किसका प्लान था, किसका स्क्रिप्ट था। लेकिन शोशा इन्होंने ये छोड़ा है, ये छोड़ दिया था इन्होंने उसी वक्त। आप कह रहे हैं कि 15-16 मई को ये शोशा ये छोड़ चुके थे, लेकिन अभी तक वो शोशा चल रहा है, बहुत से लोग अब उसको सुन रहे हैं। और वो शोशा ये है कि 9 मई जो है ये एक कू अटेम्प्ट थी जो इमरान खान ने चंद फ्रेंडली जनरल्स के साथ मिलकर की। मैंने ये सुन बहुत पहले लिया था, 15 मई 14 मई से मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैंने इस पर कमेंट नहीं किया। लेकिन आप कमेंट करना इस पर जरूरी है कि अक्सर लोगों जो उसमें बिलीव करने लगे कि शायद ऐसी कोई चीज़ है। बड़े सीरियस किस्म के शख्सियत ने जो खुद बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि ये सुन लगता है कि ये कोई कू था। और कू का प्लान ये है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर थे, वो पहले ओमान में थे, ओमान से कतर चले गए, और मेरे ख्याल शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान में नहीं थे, और ये पीछे से रेंजर्स को इस्तेमाल किया फ्रेंडली जनरल साहिबान ने। उन्होंने एक ड्रामा खड़ा किया, उनको पता था कि आवाम सड़कों पे निकलेंगे, उसके अंदर उन्होंने अपने भी एलिमेंट्स ऐड कर दिए, और ख्याल उनका ये था कि अगर 2-3 दिन तक ये कयास जो है ये कंटिन्यू करता है, मार धाड़ कंटिन्यू करती है, तो फिर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो हैं वो आसिम मुनीर को हटा देंगे और किसी और जनरल साहब को वहां पे लगा देंगे। ये बिल्कुल एक हवा की चीज़ है। पहली बात, पाकिस्तान की फौज में बड़ी पेशा वराना किस्म की नौकरी पेशा फौज है, उसके अंदर कोई प्लान बनाने की इस किस्म की हिम्मत ही नहीं है। वो सिर्फ अपनी चीफ की तरफ देखते हैं, उनकी कोई डाइग्रेशन करने की, कोई रेवोल्यूशनरी किस्म के आइडियाज उनके अंदर है ही नहीं। सरकारी नौकरी पेशा किस्म के सारे अफसरान हैं, आई एम सॉरी टू से। डॉक्टर आरिफ अलवी के अंदर बिल्कुल दमखम नहीं है इस किस्म के किसी प्लान को लेकर चलने में, वो कमजोर है, इतने मजबूत नहीं है। अब तक जितना कुछ वो कर चुके सुप्रीम कोर्ट वगैरह के हवाले से वही बहुत है। इतना बड़ा प्लान करने का कि आसिम मुनीर को हटा दें और किसी और को लगा दें, ये डॉक्टर आरिफ अलवी की बसात से बहुत बाहर की चीज़ है। ये एक काउंटर नैरेटिव है।
یہ काउंटर नैरेटिव है। ये काउंटर नैरेटिव इसलिए निकाला गया है कि चूंकि बहुत ज्यादा लोगों को ये शक हो गया है, वो इसका एनालिसिस करते हैं, खास करके जिस तरह से कोर्ट कमांडर लाहौर के घर के ऊपर हमला होने दिया गया, ये सारा एक स्क्रिप्ट था, तो उसको दूसरी साइड से उसको कमजोर करने के लिए, उस नैरेटिव को अपने आप को छुपाने के लिए एक काउंटर नैरेटिव जो है वो लॉन्च किया गया। वरना आप 9 मई को देखें, उसके अंदर से जिस तरह वो अलामा इकबाल का, मेरा ख्याल है पुरानी बचपन में अलामा इकबाल एक बचपन के शायर होते थे, तो उन्होंने एक शेर उनका था कि रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, और उसके आगे फिर वो बिल्कुल एक हिंदू मिथोलॉजी की तरह एक्सप्लेन करते हैं कि गाय से किस किस्म के फवायद जो है मिलते हैं, दूध भी है, गोश्त भी है, एंड सो ऑन। तो ये 9 मई जो है, ये रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, कि ये इतना मल्टी डायमेंशनल प्लान था कि अभी तक उसकी रोजी सारे लोग खाने में लगे हुए। अब ये आगे क्या करना चाहते हैं, इसको देखें। इससे पहले कि हम देखें कि इस वक्त इनका प्लान क्या है, पहले ये थोड़ा सा देख लें कि जो काउंटर नैरेटिव की जहां हमने बात की, चूंकि सबसे ज्यादा खतरा जो है, ये जो रिजीम है और जो होता है पाकिस्तान में, उसको सबसे ज्यादा धक्का लगता है अमेरिका से। और वो जो अमेरिका में जब से 66 अब वो 70 हो गए, 70 के करीब कांग्रेसमैन ने टोनी ब्लिंकन को जो खत लिखा है, और बात है कि टोनी ब्लिंकन के काम पे जू नहीं रहेंगी उससे, लेकिन उससे एक जो प्रेशर बिल्डअप होता है उनको नजर आता है। सेनेटर्स एंड कांग्रेसमैन जैसे भी ग्रेग कसार ने बहुत खुल के बोला है टेक्सास में पाकिस्तानी अमेरिकन के साथ बात करते हुए, तो इन सब चीजों को एंटिसिपेट करते हुए गुज़िश्ता 10-15-20 दिनों से, कहने कि कोई 3-1 हफ्ते से जब वो लेटर सामने आया था कि पाकिस्तान जो पाक पैक है वो इस लेटर के ऊपर काम कर रही है, सेनेटर्स का लेटर, कांग्रेसमैन का लेटर जो है टोनी ब्लिंकन के पास आएगा, चूंकि बात निकल चुकी भी थी, तो पाकिस्तानी हुंता ने फिर लोगों को अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को स्प्लिट करने के लिए उन्होंने अपने लोग खड़े किए। ये वही लोग हैं जिनको पाकिस्तान में फवायद दिए जाएंगे, उनको कुछ ना कुछ दिया जाएगा, तो मुफ्त में काम कोई करता नहीं है इस किस्म की घटिया रजीम का। और आइडिया और जो स्लोगन उनका होगा वो ये कि पाकिस्तान के खिलाफ बात ना करें, यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ जब बात करते हैं तो फिर कश्मीर का कॉज मुतासर होता है, हमारे हथियारों की सप्लाई मुतासर होती है, हमारी फलां चीजें मुतासर होती हैं, पाकिस्तान के खिलाफ यहूदी भी आ जाते हैं, हिंदुस्तानी भी आ जाते हैं। और यूं पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को स्प्लिट करने के लिए हुंता ने अपना एक स्क्रिप्ट, अपना एक ब्लूप्रिंट जो है निकाला है, जिसमें बहुत से लोग आ चुके हैं सामने, कुछ और लोग आपके सामने आएंगे, और ये सब के सब अपने इंटरेस्ट के चक्कर में, इसमें कोई पाकिस्तान का चक्कर नहीं, कोई इतना बेवकूफ नहीं है अमेरिका के अंदर जिसका एक वर्ल्ड व्यू है, जिसको ये ना पता हो कि जो कुछ पाकिस्तान में किया जा रहा है इस हुंता की तरफ से, वही दर हकीकत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। और जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी खड़ी हुई है पाकिस्तान में, कनाडा में, जगहों पे, ये दर हकीकत पाकिस्तान को बचाना चाहती है और एक बेहतर पाकिस्तान की तशकील करना चाहती है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ये करना क्या चाहते हैं। इस स्टेज के ऊपर 2 किस्म की चीजों पर मसलसल गौर किया जा रहा है। एक वो चीज है, जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इस हुंता के, उन्होंने ये कहा है कि हम इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, और ये एक प्रीडोमिनेंट थ्रस्ट है कि इलेक्शन होंगे, और उसके अंदर थिंकिंग ये है कि 9 मई का जो झटका दिया गया है तहरीक इंसाफ को, जिस तरह से तहरीक इंसाफ के लोगों को गन पॉइंट से अलग कर दिया गया, तो पार्टी अब डिसइंटीग्रेट कर गई है, और अगर एक इलेक्शन हो तो उसका जो वोट बैंक है उसे तोड़ा जा सकता है। इस हवाले से डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा का एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव पीस है, जिसमें वो सवाल रेज करती हैं कि तहरीक इंसाफ तो डिसइंटीग्रेट होते नजर आती है, लेकिन अगर इलेक्शन होंगे तो उसका वोट बैंक कौन उठाएगा? क्या पंजाब के अंदर जो मेन बैटल ग्राउंड है वहां एक 4 वे फाइट होगी, 4 तरफ से फाइट होगी, जिसमें पीएमएलएन भी होगी, पीपीपी भी होगी, पीएमएलक्यू भी होगी, पीटीआई भी होगी, जेकेटी का ग्रुप भी होगा, 4-5 धड़े लड़े होंगे और वोट स्प्लिट हो जाएगा। कुछ और एनालिस्ट ने इसकी वजाहत ये दी है कि एस्टैब्लिशमेंट का प्लान ये है कि इलेक्शन ऐसे हों जिसमें कोई भी पार्टी विनर न बन सके, किसी भी पार्टी के पास एक सूबे से बाहर वोट ना हो, अगर हो तो चंद सीटें हों, और फिर वफाकी हुकूमत एक हंग पार्लियामेंट हो, जिसमें पीपीपी जो है वो मेजर पार्टी के तौर पे इमर्ज करे, जो कि पुराना प्लान चला आ रहा है इस हुंता का, जो कॉम्प्रोमाइज है कि बिलावल को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना है। अल्लाह अल्लाह, जरा इमेजिन तो कर। अच्छा, तो बिलावल को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना है, पीएमएलएन उसकी सेकंड पार्टनर होगी, वो सेकंड फील्ड प्ले करेगी। फिर मरियम बेचारी को क्या मिलेगा, जो चीखें मार मार के मर गई है, उसकी सेहत खराब होगी, उसको क्या मिलेगा? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप मिलेगी या कुछ और मिलेगा, या वो फॉरेन मिनिस्टर बनना चाहेगी? बिकॉज पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप के तो बहुत ज्यादा एप्लीकेंट और कैंडिडेट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और पीटीआई को सिर्फ मुकैयद कर दिया जाए, महदूद कर दिया जाए खैबर पख्तूनख्वा तक, पीएमएलएन को एक मेजर पार्टी के तौर पर सामने लाया जाए पंजाब में, पीपीपी को भी पंजाब में सीटें दी जाएं, और सिंध तो पीपीपी के पास है, यूं पीपीपी पीएमएलएन की मदद से एक वफाकी हुकूमत बना सके। ये मतलब इस किस्म का एक प्लान है। अब ये वोट, अब ये प्लान है, अब ये प्लान कितना कामयाब होता है वो तो एक देखने की बात है। अच्छा, अब अगर ये प्लान है तो इस प्लान से एक चीज आपको वाज़ेह तौर पर नजर आती है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट बड़ी जेलस है हर उस सियासी जमात से जो फेडरल पार्टी बनने की कोशिश करती है। अब तहरीक इंसाफ जो हम तो तारीफें करके मर गए कि भाई तहरीक इंसाफ जो है वो एक फेडरल पार्टी है, ये वाहिद पार्टी है जिसकी चारों सूबों 6 रीजन है पाकिस्तान के, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, और ये वाहिद पार्टी है जिसकी अगर 6 रीजन में प्रेजेंस नहीं है तो उसकी कम से कम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और कराची में प्रेजेंस है। और यूं एक ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का पॉलिटिकल असासा है, एक ऐसा सियासी फ्रेमवर्क है जो पाकिस्तान के लोगों को इकट्ठा करता है, उनको एक फ्यूचर, एक मुस्तकबिल की तरफ लेके आता है। लेकिन मैं उस वक्त जब ये एनालिसिस देता था, once again I'm an idiot, मैं ये भूल ही गया, उस वक्त मेरे ज़हन से निकल ही गया कि एस्टैब्लिशमेंट फौज जो है वो अपने आप को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात समझती है, और पाकिस्तान से बाहर वैसे भी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, तो जाहिर है कि कोई और अगर सियासी जमात फेडरल पार्टी बनने की कोशिश करती है तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए फिर बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब ये जो प्लान है उसमें यह है कि कोई भी सियासी जमात जो है वो अपने एक सूबे से बाहर ना, उसकी शक्ल सूरत हो, प्रेजेंस हो, वो कोई कनेक्ट ना प्रोवाइड कर सके फेडरेशन को, और कनेक्ट उसको पाकिस्तान की मिलिट्री से, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से ही मिले। ये मतलब एक प्लान। इसमें एक और मैं चीज ऐड कर दूं कि 1970s की जो पॉलिटिक्स थी 73 से 77 की, उसमें भी जब जुल्फिकार अली
भुट्टो ने एक पैरेलल सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की जो पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसको कहते थे फेडरल सिक्योरिटी फोर्स एफएसएफ। तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एफएसएफ से शदीद नफरत करती थी। एफएसएफ का मकसद कोई फौज के खिलाफ करना कुछ भी नहीं था। एफएसएफ का मकसद ये था कि अगर पाकिस्तान के अंदर शोरश होती है, सड़कों पर लोग निकल आते हैं, मॉब वायलेंस होती है, जैसी होती रहती है एक अनसेटल्ड कंट्री में, तो उसको पुलिस से ज्यादा बेहतर एक पैरामिलिट्री हो, जो इस वक्त आप रोल देखते हैं कि वो पाकिस्तान रेंजर्स का है, सिंध में हो या कराची में हो या पंजाब में हो। तो रेंजर्स उस वक्त नहीं आया करती थी, उस वक्त रेंजर्स का ये रोल सामने नहीं आया था। एफएसएफ की क्रिएट की जुल्फिकार अली भुट्टो ने। फौज एफएसएफ से शदीद नफरत करती थी। जैसे ही जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत खत्म हुई, तो मेरे ख्याल जो पहला काम हुआ आफ्टर द 5 जुलाई 1977 के मार्शल लॉ के बाद, वो ये कि अगले आने वाले दिनों में एफएसएफ को डिसबैंड किया गया और उसकी तमाम लोगों को, कुछ को फौज में डाला गया, कुछ को पुलिस में डाला गया, कुछ को घर भेज दिया गया और ये उसको खत्म कर दिया। अब इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे, बहुत से लोग आप में से एर्दोगान से बड़ी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। 2016 का तुर्की के अंदर जो एक नाकाम मिलिट्री coup हुआ था, उसमें आप समझते हैं कि वो लोग निकल आए और लोगों की बहादुरी की वजह से नाकाम हो गया। ऐसा टोटली नहीं है, लोग जरूर निकल आए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो था, उस काउंटर कू का, जो कू के खिलाफ जो काउंटर फोर्स निकली थी, वो बुनियादी तौर पर टर्किश पुलिस थी और टर्किश मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रूप्स थे, जो पैरामिलिट्री थे, जो अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट से लॉयल रहे। अब वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ, पहले तो वैसे भी टर्किश मिलिट्री की इतनी डीप पेनिट्रेशन नहीं थी इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ, उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की। फॉर इंस्टेंस तुर्की में उन्होंने कभी रिग्ड इलेक्शन करने की भी कोशिश नहीं की। ये क्यों नहीं की, मैं इस पर कोई रिसर्च करूंगा, कभी दोबारा तुर्की जाऊंगा, मैं इसको समझूंगा कि क्या वजह है कि तुर्की की फौज ने कभी भी इलेक्शंस को रिग्ड करने की कोशिश नहीं की। बहरहाल उनकी कभी भी पेनिट्रेशन नहीं रही इन कंट्रोलिंग द पुलिस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ऑटोमन एम्पायर ने खड़ी की थी 1920-21 में, मुस्तफा कमाल के रेवोल्यूशन से पहले, लेकिन एर्दोगान की अक पार्टी ने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को बहुत ऑटोनमस बनाया, मजबूत बनाया, उसके पैरामिलिट्री ट्रूप्स, डिटेक्शन, इंटेलिजेंस फैसिलिटी, उसको प्रोबब्ली एमआईटी एमटीआई कहते हैं वहां पे, उसको उन्होंने बनाया। तो जब वो खड़ा हो गया अपहीवल मिलिट्री कू का, कोई पार्शियल मिलिट्री कू था 2016 का, जिसको अमेरिकन सपोर्ट थी, जिसमें अमेरिकन बेस का बड़ा रोल था, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रूप्स और टर्किश पुलिस जो थी, उसने कंफर्म किया सोल्जर्स को सड़कों के ऊपर, क्योंकि वो पैरामिलिट्री थे, वो बहुत बेहतर ट्रेन थे। टर्किश पुलिस भी पंजाब पुलिस वगैरह की तरह नहीं है। मुझे एक बार टर्किश गवर्नमेंट ने बुलाया था अपनी सेलिब्रेशंस में नॉर्थ साइप्रस के हवाले से, तो वहां मैंने उनकी पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मेंस देखी थी, उनकी गोरिल्ला जो उन्होंने अपने एक्रोबैटिक्स करके दिखाए, उन्होंने जो लैंडिंग्स की, पैराट्रूपर लैंडिंग वगैरह की, उनके पास अपने बहुत सा उनके पास इक्विपमेंट भी था। तो बेसिकली तौर पर टर्किश पुलिस पैरामिलिट्री जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड है और 2016 में उनका बड़ा रोल था। इसको समझना, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब जब हम इलेक्शन की बात करते हैं, अक्टूबर की जो मैंने बात की, एक उसमें नुकता ऐड करना बहुत जरूरी है कि अभी ये डन डील नहीं है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने कहा है और मीडिया में बहुत से लोग अभी कह रहे हैं, मसलसल इसकी बात हो रही है, व्लॉगर्स भी इसका कह रहे हैं, क्योंकि ARY के एक रिपोर्टर हैं अजहर फारूक, मेरे ख्याल उनका नाम है, उन्होंने इस हवाले से ट्वीट भी किया, उसमें बहुत सदाकत है कि अभी ये भी गौर हो रहा है कि क्या असेंबली की मुद्दत को 1 साल बढ़ाया जा सके। आप किसी में सवाल है कि एक साइड इलेक्शन तो एक साइड असेंबली की मुद्दत बढ़ाने की क्या बात है? उसकी वजह ये कि कंफ्यूजन है। अभी तक ये असेसमेंट हो रही है कि क्या पीटीआई के वोट बैंक को हम तोड़ पाए हैं, लोग हमने अलग कर लिए हैं, लेकिन अगर इमरान खान ने नए लोग खड़े कर दिए, जैसे कहते हैं कि पोल भी खड़ा किया, उसको लोग वोट आएंगे, इमरान खान ने यंग जोशीले एमपीज खड़े कर दिए, MNAs लड़के खड़े कर दिए, जैसे 2013 या 2018 में मुराद सईद की आमद होती है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, तो फिर क्या होगा? और उस खतरे की वजह से ये भी अंडर कंसिडरेशन है कि अगर सियासत कंट्रोल में ना आए तो फिर हम इस असेंबली की मुद्दत को बढ़ा सकते हैं। अब ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है, ये मैं बड़ी दफा इसके ऊपर वीलॉग्स में बात कर चुका हूँ। इसकी जो एक्सटर्नल डायमेंशन है उस पर आप बहुत सी डिबेट कर सकते हैं, स्पेकुलेट कर सकते हैं कि वहां क्या मकसद है, मैं इसमें इस वक्त जाऊंगा भी नहीं। एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है ना कि लोग कहते हैं जी ये वही फौज थी जो इमरान खान को लेकर आई थी, उसी फौज ने उसको हटा दिया। ये वही फौज नहीं है, ये वही एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। वो एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ के और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ थी। जनरल बाजवा ने जो एस्टैब्लिशमेंट खड़ी की, वो नवाज शरीफ के साथ उसका इत्तेहाद हुआ, और ये जो मूव हुई है, अगर इसमें एक्सटर्नल फैक्टर निकाल दे तो इसमें जो सबसे डिसाइसिव चीज है वो अलायंस है जो नवाज शरीफ और जनरल बाजवा के दरमियान हुआ, और जिसको अब जनरल आसिम मुनीर फॉर हिज ओन रीजंस कंटिन्यू कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी डिबेट। अब आप लोग सब क्या कर सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन, कि आप लोग क्या कर सकते हैं। ये बड़ा कुदरती सा सवाल है, क्योंकि अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो फिर तो आप लोग हेल्पलेस विक्टिम्स हैं प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री की, तारीख के जो जबर है उसके हेल्पलेस विक्टिम। ऐसा होता नहीं है, लोग इंसान कंट्रीब्यूट करते हैं, और पाकिस्तान में बैठे हुए लोग भी बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और पाकिस्तान से बाहर लोग भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बल्कि ज्यादा उनसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो पाकिस्तान में जद्दोजहद और कश्मकश खत्म नहीं हुई है, ये जो एक खौफ है मे 9 का, ये और चंद दिनों में उठने लग जाएगा, और मुझे बहुत उम्मीद है कि अदालतें, जुडिशरी, बार एसोसिएशंस और जो एक एक्टिविज्म है वो वापस आएगी, और बहुत सी जो फैशिज्म है, इस हुंता की, JUNTA हुंता, लफ्ज याद रखें, इस हुंता की जो फैशिज्म है, इसके रास्ते में लोग अपनी आवाज उठाएंगे और खड़े होंगे और इसको रेजिस्ट करेंगे, जैसा कि हमें लग रहा है कि शायद जुडिशरी उसे रेजिस्ट कर रही है, खास करके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। लेकिन जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन, खास करके जो पाकिस्तानी बाहर पाकिस्तान के अंदर भी है, दुनिया भर में फैले हुए पाकिस्तानी, अपने आइडियाज को तो ठीक कर लें पहले। अपने जितना, यानी अगर एक कौम ज़हनी तौर पे, शऊरी तौर पे तवाना होती है, उसको अकल होती है, उसको समझ आती है चीज़ों की, तो उसको कोई महकूम नहीं बना सकता। तो जो बहुत बड़ा एक सिंगल पॉइंट प्रिंसिपल है, अगर हम 70 बरस की तारीख को पीछे मुड़ के देखें, उसमें 1971 की ट्रेजेडी को भी ले आए, तो अपने आप से सवाल पूछें कि क्या हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया? ये पाकिस्तान के अंदर की जो तबकाती कशमकश है, क्लास वॉरफेयर है, इलीट पेनिट्रेशन है, इलीट कंट्रोल है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसीज के ऊपर इलीट का कंट्रोल है, जो इलीट का अलायंस है कि एक आदमी जो है घर में, एक आदमी तो जज है सुप्रीम कोर्ट का या कोई हाई कोर्ट का, एक उसकी बेटी की शादी हुई है किसी फौज के बड़े सीनियर अफसर के साथ, एक पुलिस में हुई है, एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में हुई है, एक भाई कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहा है एक्सपोर्ट्स की, इंपोर्ट की, किसी चीज़ की। तो ये जो इलीट कैप्चर है,
یہ سب سے بڑا نقصان اگر پاکستان کو کسی چیز نے پہنچایا تو یہ ایلیٹ کیپچر ہے، اور یہی وہی ایلیٹ ہے جو کہتی ہے ہمیں F-16 بھی چاہیے، ہمیں F-18 بھی چاہیے، ہمیں فلاں قسم کے کس چیز کے لیے چاہیے یہ؟ مطلب اگر ہم 1971 کی ٹریجڈی کو سائڈ پہ رکھیں، اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کر لیں کہ اس میں ہندوستان کا کتنا رول تھا اور ہمارا کتنا رول تھا، تو 70 برس کی تاریخ میں ہندوستان نے پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا. ایگزسٹینشیل کانفلکٹ ضرور ہے، پاکستانیوں نے خود ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. تو اگر صرف اس ایک پوائنٹ کو سمجھ لیں اور اس کے بعد باقی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آج بھی آپ بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اکٹھے ہو کے اپنا پیسہ ضائع کریں گے آ کے کشمیر کی کاز میں، 20 سال سے جتنا ہم نے پاکستان نے کشمیریوں کو نقصان پہنچایا ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. تو اگر اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہو کہ ہم نے جو بھی کچھ کیا اس سے صرف کشمیر کو کشمیریوں کو نقصان پہنچایا ہے اور ہم نے کوئی بھی فائدہ اس سے نہیں اٹھایا، اور ہم یہ جو اسرائیل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، اسی چیز کو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے آئیڈیاز کی کریکشن کر لیں اور آپ کا تمام کا جو چیلنج ہے وہ پاکستان کے اندر اس کی پالیٹکس کو ٹھیک کرنا ہے. اگر آپ کا ایک دفعہ ہدف اور ٹارگیٹ ٹھیک ہو جائے اور فضول چیزوں سے اپنا ذہن ہٹائیں اور پاکستان کی پالیٹکس پہ آپ فوکس کریں تو پھر آپ بڑی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں، پھر آپ کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا.